हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन को हम और क्या कहते हैं? म्यूटेशन को हम हिंदी में उत्परिवर्तन भी बोलते हैं। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन का मतलब सिंपली क्या बोलोगे आप कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, ठीक है, उसमें जो भी चेंजेस होता है उसको हम क्या कह देते हैं? म्यूटेशन कह देते हैं। ठीक है। अब म्यूटेशन को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम बोलते हैं कि ये हेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल, ये हेरिटेबल changes in the genetic material of an organism that gives rise to alternate form of any gene is called mutation। अब देखिए, अब आपके पास कोई जीन है, ठीक है, उसमें कोई सीक्वेंस हम मान लेते हैं ACG और यहाँ पे A और लिख दिया। अब इसके कारण कोई फिनोटाइप हो रहा था, मान लेते हैं ये इसके कारण रेड कलर हो रहा था। कौन सा कलर हो रहा था? रेड कलर हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे एक ऐसा चेंजेस हुआ कि यहाँ पे C के जगह पे हो गया G, ठीक है। अब इसका कलर जो था, अब यही जीन का कलर जो था वो क्या हो गया? रेड से क्या हो गया? रेड से ग्रीन हो गया मान लेते हैं, ठीक है, ग्रीन हो गया। तो आपने क्या देखा? कलर पर्टिकुलर क्या हुआ? चेंज हुआ, ठीक है। ये जीन जो था वो कलर के लिए ही था, लेकिन इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म आपको मिल गए, है ना। तो म्यूटेशन में यही होता है कि उसमें कुछ चेंजेस होगा, उस चेंजेस के कारण हो सकता है कि उसका फिनोटाइप में भी क्या हो जाए? बदलाव आ जाए। तो जरूरी नहीं है कि कोई बदलाव होगा तभी म्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई चेंजेस हुआ है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में या स्ट्रक्चर में, किसी भी चेंजेस हुआ है तो भी वो म्यूटेशन ही कहलाएगा, ठीक है। हेरिटेबल वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि अगर डीएनए में कोई चेंजेस हो गया तो वो आपके आने वाली पीढ़ी में भी तो जाएगा, है ना। इसलिए हम इसे हेरिटेबल बोले, ठीक, वंशागत होगा ये, ठीक। हेरिटेबल वर्ड किस लिए है कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, ये चेंजेस जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाएगा। म्यूटेशन जो वर्ड है, ठीक है, उसे ह्यूगो डिवरीज ने 1903 यानी कि 1903 में द म्यूटेशन थ्योरी में पब्लिश किया था। तो वहाँ पे टर्म उसने यूज़ किया था, उसको एक्सप्लेन किया था पूरा, ठीक है। हम म्यूटेशन को दो क्लास में पढ़ते हैं, एक जीन म्यूटेशन और दूसरा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। तो हम दो प्रकार से हम म्यूटेशन को पढ़ते हैं, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोम म्यूटेशन। ऐसा वर्ड क्यों यूज़ किया गया? इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास जो डीएनए है या तो क्रोमेटिन फॉर्म में है, यानी कि डीएनए की नॉर्मल फॉर्म में, या तो वो क्रोमोसोम फॉर्म में है, ठीक है, दो फॉर्म हो सकता है ना। अगर ये क्रोमेटिन फॉर्म में है तो इसकी केमिस्ट्री यानी कि डीएनए में क्या है? न्यूक्लियोटाइड है ना। उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अगर हम कुछ चेंजेस कर दे तो वो जीन म्यूटेशन होगा। और यदि क्रोमोसोम फॉर्म में है वो आपका जेनेटिक मटेरियल, अब आपने इसमें से कोई चीज़ को पार्ट को कटिंग कर दिया और इसमें कोई दूसरा पार्ट कहीं से और ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये भी तो चेंजेस हुआ। तो ये वाला जो म्यूटेशन हुआ होगा वो क्या होगा? क्रोमोसोमल होगा। तो आप इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट हम जब बात करते हैं तो क्या क्या आता है? स्ट्रक्चर आता है और नंबर आता है। क्रोमोसोम जैसे आप नंबर पढ़ते हो ना, 23 पेयर, या फिर स्ट्रक्चर देखते हो आप, तो स्ट्रक्चर और नंबर में जब चेंजेस कराते हो आप तो वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है। और जीन म्यूटेशन क्या होता है? जीन म्यूटेशन चेंज इन द केमिस्ट्री ऑफ जीन। जब आप किसी जीन की केमिस्ट्री का मतलब यहाँ पे क्यों वर्ड यूज हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन बेस है ना। तो उनमें कुछ केमिकल चेंजेस हो जाने के कारण अगर जीन में कोई अल्टरनेट फॉर्म बन जा रहा है तो हम वहाँ पे जीन म्यूटेशन कहते हैं। अब मैंने क्या किया है ना, आप लोगों के बुक में म्यूटेशन को 3 चैप्टरों में दिया हुआ है, ठीक है। एक दिया हुआ है क्लासिकल जेनेटिक वाले पार्ट में यानी मेंडेलियन जेनेटिक में, और एक दिया है मॉलिक्यूलर जेनेटिक वाले पार्ट में। मैं 3 चैप्टर इसलिए बोला
जब आप हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे कैंसर पढ़ेंगे, तो कैंसर में कुछ म्यूटाजन जिसको कार्सिनोजन बोला गया वहाँ पे, ठीक है, उनका एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कार्सिनोजन जो होता है वो भी जो कैंसर बना रहा था सेल, नॉर्मल सेल से ट्रांसफॉर्म कर रहा था कैंसर सेल में, तो वो जीन में चेंजेस हुआ था, इसलिए वो कार्सिनोजन जो है वो एक्चुअल म्यूटाजन ही है। जो म्यूटाजन कैंसर के कारण बनते हैं उसको हम कार्सिनोजन कह देते हैं, इसलिए उस कार्सिनोजन का कुछ एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। तो हम पूरा 3 चैप्टरों को एक साथ मिला के देख रहे हैं जहाँ भी ये टर्म्स म्यूटेशन वर्ड यूज़ हुआ है। तो जीन म्यूटेशन को हम 2 कैटेगरी में देखते हैं, एक है स्पॉन्टेनियस, दूसरा इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस में क्या आएगा, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है अचानक, आकस्मिक, ठीक है, और इंड्यूस का मतलब होता है उत्प्रेरित। आप कुछ केमिकल या कुछ लाइट कुछ भी आप ऐसे डालेंगे सेल में या डीएनए में जिससे क्या होगा, उसमें चेंजेस होगा। और स्पॉन्टेनियस मतलब वो खुद से भी हो सकता है और केमिकल के कारण भी हो सकता है, नो डाउट, लेकिन वो जब खुद से हो, ठीक है, तो हम वहाँ पे स्पॉन्टेनियस वर्ड यूज़ करते हैं। स्पॉन्टेनियस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेप्लिकेशन एरर, ये आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। रेप्लिकेशन एरर में 2 है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो, कौन कौन सा, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेमसेट म्यूटेशन। पिछले नीट के पेपरों में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। स्पॉन्टेनियस लेशन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ट्रांसपोजिशन ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। स्पॉन्टेनियस लेशन वाले केस में क्या होता है, इसमें मोस्टली आप पढ़ते हो डीएमिनेशन, डीप्यूरिनेशन, डीपिरिमिडेशन। मतलब अगर मान लो कोई एडेनिन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा न्यूक्लियोटाइड, वहाँ पे अमीनो ग्रुप था ना 6 प्राइम में, अब वहाँ से मैं अमीनो ग्रुप को हटा दूँ तो वहाँ कीटो ग्रुप ऐड कर दूँ तो वो स्ट्रक्चर जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप उसको देखिए, साइटोसिन। साइटोसिन के स्ट्रक्चर में आप इस टाइप से बनाए रहे होंगे, याद होगा आपको, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, यहाँ पे NH2 था, ठीक है, और यहाँ पे O। अगर मैं यहाँ पे NH2 को हटा के यहाँ पे क्या डाल दूँ, यहाँ पे कीटो ग्रुप डाल दूँ, ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर, यानी कि ये देखिए ऐसा बनाए थे ना हम, अब जरूर देखना, अगर मैं यहाँ पे अमीनो जगह पे क्या डाल दूँ, कीटो डाल दूँ, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, साइटोसिन से यूरेसिल हो जाएगा। तो एक प्रकार से क्या हुआ, नाइट्रोजन बेस लेवल पे चेंजेस हुआ, इसको स्पॉन्टेनियस लेशन में आएंगे, ठीक है। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन को आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि ये एक डीएनए है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक दूसरा डीएनए ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट, इसमें से कोई डीएनए, जैसे जंपिंग डीएनए आप पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया तो है वैसे, जंपिंग डीएनए या फिर ट्रांसपोजोन्स पढ़े होंगे आप, उसमें से कोई डीएनए का पार्ट यहाँ से कट होता है और यहाँ के क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्या हुआ, एक नया पार्ट आके जुड़ गया, तो ये है ट्रांसपोजिशन, ठीक। कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म से क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला पार्ट हट गया, ठीक है। और उसका यहाँ का जो पार्ट था वो कहाँ पे आ गया, इसमें पेस्ट हो गया। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, म्यूटेशन है, जिन लेवल पे हो रहा है ये। लेकिन आप लोग की बुक में 2 को बहुत अच्छा से दिया है, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेमसेट म्यूटेशन, ठीक है, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब आते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जैसे उत्प्रेरित वाला था, तो इसमें क्या रहता है, इसमें कोई फिजिकल चीज़ हो सकता है, कोई केमिकल एजेंट हो सकता है, ठीक है, जो म्यूटेशन को क्या करता होगा, कराता होगा, म्यूटेशन के कारण बनते होंगे। तो ऐसे कोई भी फिजिकल या केमिकल एजेंट जो म्यूटेशन के कारण बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटाजेन, ठीक है। तो म्यूटाजेन कॉसेस इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब म्यूटाजेन 2 प्रकार का हो सकता है, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल, ठीक है। फिजिकल म्यूटेशन में सीधा सीधा आप किसको पढ़ते हैं, रेडिएशन। ये है एनसीईआरटी में कैंसर वाले पार्ट पे, जब आप कैंसर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एनसीईआरटी बुक से पढ़िएगा, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कॉसेस ऑफ कैंसर में आपको मिल जाएगा रेडिएशन। 2 प्रकार का रेडिएशन पढ़ते हो आप, आयनाइज्ड एंड नॉन आयनाइज्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन सा आयनाइज्ड है और कौन सा नॉन आयनाइज्ड है। एक्स रे, बीटा रे आयनाइज्ड है और नॉन आयनाइज्ड में आपका
यूवी रेडिएशन पढ़ते हो, ये सब क्या है, फिजिकल म्यूटेजन है, ठीक है, रेडिएशन के टाइप में आते हैं, इनके कारण कैंसर हो सकता है। याद रखिए, म्यूटेशन हो सकता है तो कैंसर तो हो ही सकता है ना। उसके केमिकल म्यूटेजन जैसे कि 5 ब्रोमोयूरेसिल है ना, नाइट्रस ऑक्साइड है, ईएमएस इथाइल मीथेन सल्फोनेट है, एमएमएस मेथाइल मीथेन सल्फोनेट है। एनसीईआरटी में कोई डाटा नहीं है, एनसीईआरटी में ओनली एक डाटा है, ईटीबीआर, क्योंकि ये फ्लोरेसेंट होता है। आप इसको डाई के रूप में यूज़ किए थे बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में, याद कीजिएगा, इसलिए इसको जरूर याद रखना। इट इज़ ऑल्सो म्यूटाजन। म्यूटाजन मतलब कौन, जो क्या कराता है, म्यूटेशन, ठीक है। और एक्रिडिन ऑरेंज ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं है। आप प्लीज़ ईटीबीआर को जरूर याद रखिए। ईटीबीआर 2 जगह पढ़ते हो आप, म्यूटाजन या कार्सिनोजन भी बोल सकते हो आप, है ना। कार्सिनोजन भी, जो म्यूटाजन है वो कार्सिनोजन भी हो सकता है, अगर उसके कारण म्यूटेशन के कारण कैंसर नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ईटीबीआर भूलना मत। और दूसरा, आप डाई वाली जगह पे पढ़े थे, फ्लोरेसेंट डाई के रूप में आप ईटीबीआर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था जीन लेवल पे आपने क्या पढ़ा था, म्यूटेशन पढ़ रहा था। अब कुछ टर्म्स जो आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलते लेकिन जानना जरूरी है, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस है जिसमें हम बोला ए जी, ठीक है, और यहाँ पे म्यूटेशन से ए की जगह पे क्या आ गया, जी आ गया, तो ये प्यूरिन था कि नहीं था, ए प्यूरिन था ना, जी भी प्यूरिन है, लेकिन सीक्वेंस चेंज हो गया, एजी से जीजी हो गया। तो ऐसे चेंजेस जिसमें प्यूरिन से प्यूरिन ही चेंज हो रहा हो, या पिरिमिडिन से सिर्फ पिरिमिडिन चेंज हो रहा हो, जैसे कि ए सी टी, ठीक है, अब यहाँ बन गया ए टी टी, तो यहाँ पे सी के जगह पे क्या आ गया, टी आ गया, तो पिरिमिडिन की जगह पे पिरिमिडिन ही आया ना। तो ऐसे म्यूटेशन जिसमें बेस प्यूरिन की जगह पे प्यूरिन और पिरिमिडिन की जगह पे पिरिमिडिन चेंज होते हैं, उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। दूसरा क्लास है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन क्या है, जैसे कि मैं बोला जी ए जी, ठीक है, अब यहाँ पे अगर चेंजेस होकर जी टी जी बनता है, तो ए के जगह पे क्या आ गया, टी आ गया, ठीक है। तो ये ए क्या था, प्यूरिन था, टी क्या था, पिरिमिडिन था, तो प्यूरिन से पिरिमिडिन अलग वर्जन है ना, तो हम इसे बोलेंगे ट्रांसवर्जन, ठीक है। सेम ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ सी टी था और यहाँ पे हो गया ए टी, तो सी क्या था, पिरिमिडिन था, और ए क्या है, प्यूरिन। तो अगर प्यूरिन से पिरिमिडिन चेंज हो रहा है या पिरिमिडिन से प्यूरिन चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्जन। क्या कहेंगे, ट्रांसवर्जन, ठीक है। अब एनसीईआरटी की बुक में जो सबसे फेमस कॉमन मिलने वाला, जिसे कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, देखो फ्रेम का मतलब क्या है, पहले यही समझा देता हूँ आपको। मैं जैसे कि एक सीक्वेंस लिखा ना, ए सी जी, ए सी सी, सी जी, सी ए जी, जी ए सी, ए टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पूरा मॉलिक्यूलर जेनेटिक पढ़ा हुआ है, कोडॉन है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या फ्रेम मिल रहा है बताइए, आपको एक फ्रेम ये मिल रहा है, मिल रहा है, 3 जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है ना, एक फ्रेम ये मिला, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या क्या था वो, ए सी जी, ठीक है, ए सी सी, सी ए जी, जी ए सी, और ए टी, ये कोडॉन का सीक्वेंस था, राइट। ये अलग अलग अमीनो एसिड बना रहे होंगे, है ना। अब आपको क्या कराना है ना, इसमें कोई एक सीक्वेंस ऐड करा दो। अब देखो म्यूटेशन करा रहा हूँ मैं, म्यूटेशन में क्या करा रहा हूँ मैं, एडिशन या डिलीशन। तो मैं पहले वाले में एडिशन करा रहा हूँ, देखो ए, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या बता रहा हूँ, एडिशन का बता रहा हूँ मैं, कोई चीज़ को ऐड कर दिया, एडिनिंग को ऐड कर दिया। अब मेरा सीक्वेंस क्या होगा, देखो अब मेरा सीक्वेंस होगा एक, ये कोडॉन को देखो, फ्रेम देखो, फ्रेम चेंज हो गया, पूरा फ्रेम चेंज हो गया, देख लीजिए आप, अमीनो एसिड का पूरा फ्रेम आगे कोडॉन पूरा चेंज हो गया, ठीक है। जहाँ से ऐड हुआ वहाँ से पूरा चेंज हो गया है। जैसे कि एडिशन होने के बाद देखो ए सी जी कॉमन है, ठीक, ए सी जी है यहाँ भी, लेकिन अब देखो ए सी, जबकि वहाँ पे क्या था, ए सी सी था, अब ए सी हो गया, ठीक है। उसके बाद सी ए जी था, उसके बाद क्या था, यहाँ पे सी ए जी था,
CAG की जगह पे क्या आ रहा है, अब देखिए आप, CAG की जगह पे क्या आ गया, पहले क्या था, CAG था ना, तीसरा कोडॉन देखिए ना, पीला रंग में ये लो। अब मेरा तीसरा कोडॉन है CCA, देखिए CCA, फिर उसके बाद GGA, ठीक है, और उसके बाद CAA। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, एक कॉमन को छोड़कर जहाँ से ऐड हुआ वहाँ से पूरा फ्रेम चेंज हो गया, ठीक है, पूरा अमीनो एसिड का फ्रेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ ए बेस पेयर इन DNA are referred as frame shift mutation because this shift the reading frame of codon from the site of the change onwards। ठीक है, 2018 या 17 है शायद, है ना, 2018 या 17 के पेपर में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ था कि 999 न्यूक्लियोटाइड्स के मैसेंजर आने के फ्रेम में 901 नंबर जो था क्या हो गया, वो डिलीट हो गया। क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो बताइए कितने अमीनो एसिड पेप्टाइड में, जो पेप्टाइड जो होगा उसमें कितने अमीनो एसिड अल्टर्ड होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो भाई 900 तक तो ठीक था, ठीक है, तो कोई इधर दिक्कत नहीं। 901 से चेंज हुआ है ना, 901 डिलीट हो गया, जहाँ से डिलीट ऐड होगा वहाँ से पूरा गड़बड़। तो 1 से लेकर 99 तक कितने कोडॉन होते जी, सोचिए, न्यूक्लियोटाइड को 3 से डिवाइड करूँगा तो 33 नहीं होगा, तो 33 कोडॉन क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। तो 33 अल्टर्ड अमीनो एसिड आपको मिलेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल फॉर्म में ये 17 या 16 के पेपर में आपको, ये नीट के पेपर में मिल जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट में जरूर देखिएगा आप लोग। उसके बाद है पॉइंट म्यूटेशन। ये भी एनसीईआरटी में है और बहुत, ये भी ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलना चाहिए इसे भी। हम दो ही टॉपिक सबसे ज़्यादा म्यूटेशन में पढ़ते हैं एनसीईआरटी लेवल पे, एक है फ्रेम शिफ्ट और दूसरा पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन एक ऐसा म्यूटेशन है जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाने के कारण बहुत बड़ा चेंजेस आ जाता है, और बहुत बड़ा चेंजेस एक नया फिनोटाइप भी दे सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया वाले केस में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज हो जाने के मात्र कारण से एक बहुत बड़ा म्यूटेशन हो गया था। तो ये पॉइंट म्यूटेशन क्या है, ये म्यूटेशन दैट हैज़ नो फिनोटाइपिक इफेक्ट इज कॉल्ड साइलेंट म्यूटेशन। अच्छा, एक नॉर्मल देखो, म्यूटेशन भी दो टाइप से है। अभी यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म ये बताना चाह रहा है कि अगर मान लो कोई म्यूटेशन जिसमें कोई भी फिनोटाइपिक इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, कोई जैसे चेंजेस किया मैं, जैसे ACG के जगह पे AGG लिख दिया, ठीक है, लेकिन पहले भी वही काम कर रहा था, अभी भी सेम काम कर रहा है, तो ऐसे म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है, साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन पढ़ रहे हैं ना, तो पॉइंट म्यूटेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम पॉइंट म्यूटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ए जीन म्यूटेशन which involve change in ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड। देखिए सिंगल बोल रहा हूं मैं, सिंगल, एक ही मात्र एक न्यूक्लियोटाइड, सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA, तब जाके हमसे क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। सबसे बेहतरीन क्लासिकल एग्जांपल आपको मिलेगा इसका, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आप जानते होंगे, सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ एन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉल्ड हीमोग्लोबिन S। थोड़ा सा हीमोग्लोबिन वाले में आप लोगों को मैं बता दूं, हीमोग्लोबिन जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है पहले भी, उनको प्रोटीन जब पढ़ाया रहूँगा तो मैं बताया रहूँगा हीमोग्लोबिन के क्वार्टरी स्ट्रक्चर में, ठीक है, मतलब प्रोटीन के क्वार्टरी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन के एग्जांपल जरूर बताया रहूँगा। और ये बताया रहूँगा कि 2 अल्फा चैन होते हैं, 2 बीटा चैन होते हैं, हालांकि और भी चैन हैं, लेकिन हम क्लासिकल 2 ही चैन के बारे में पढ़ते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो ये अल्फ़ा चैन का जो जीन था वो क्रोमोसोम नंबर 16 में था, और बीटा चैन का जो जीन था वो क्रोमोसोम नंबर 11 में था, ठीक है। तो इस 11 नंबर के क्रोमोसोम में
जो बीटा चेन का जो जीन था उस पे CTC सीक्वेंस यानी कि 3' CTC और GAG 5' to 3' ये सीक्वेंस में एकमात्र न्यूक्लियोटाइड के चेंज हो जाने के कारण मात्र एक, देखिए टी की जगह पे AT आ गया, ठीक है, टी की जगह पे क्या आ गया, AT आ गया, यानी कि टी क्या था पिरिमिडिन, ए क्या था प्यूरिन, तो यहाँ पे क्या हुआ है ट्रांसवर्जन हो गया और क्या बन गया CACGTG। तो क्या फ़र्क पड़ा, फ़र्क ये पड़ा कि GAG जो था सेंस था, है ना, तो सेंस था मतलब इसी का कोड बनना था, तो GAG अगर बनता तो ग्लूटामिक एसिड बनता, ग्लूटामिक एसिड बनता किस पोजीशन पे, छठा पोजीशन पे, तो एक नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन बनता हीमोग्लोबिन का बीटा चैन का, ठीक है। लेकिन म्यूटेशन के कारण क्या हुआ, म्यूटेशन के कारण यहाँ पे टी की जगह पे ए आ गया, किसकी जगह पे, टी की जगह पे ए आया है, याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद इस टी की जगह पे ट्रांसक्रिप्शन में बताइए RNA बनेगा, तो टी होता है कि RNA में नहीं होता है ना, तो यू होगा वहाँ पे, तो ये क्या बनाया GUG, और GUG जो होता है वैलिन बनाता है, किस पोजीशन बनाया, छठा पोजीशन पे, इसके कारण जो प्रोटीन था वो पेप्टाइड जो था वो उनका कन्फर्मेशन अलग था। इसके अलावा वैलिन जो होता है, ठीक है, वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में भाग लेता है जिसके कारण काफ़ी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं और एक इस छोटे से प्रोटीन के चक्कर में जो नॉर्मल RBC जो गोल था वो गोल ना होकर वो ऐसा हंसियाकार हो जाता है, ठीक है। तो सोचिए कि एक RBC जो ऐसे था गोल था वो कैसा हो गया, सिकल सेल्ड हो गया, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना एक छोटे से म्यूटेशन के कारण हुआ और वो भी मात्र सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होने के कारण हुआ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, पॉइंट म्यूटेशन। सिंगल चेंजेस के कारण, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंजेस के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, ठीक है। तो ये था मेरे वीडियो का पार्ट ए में आपने देखा जीन म्यूटेशन, और अगला पार्ट जो होगा मेरा वो होगा क्या, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। अगला क्या होगा मेरा पार्ट, तो अगला मेरा पार्ट होगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो पहले आपने जीन म्यूटेशन देखा, अब क्रोमोसोम वाला देखेंगे। क्रोमोसोम वाले में भी आप दो चीज़ पढ़ने वाले रहोगे, क्या क्या दो चीज़ पढ़ोगे, एक पढ़ोगे आप चेंज इन नंबर के कारण और एक पढ़ोगे आप चेंज इन स्ट्रक्चर के कारण, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, ठीक है, और म्यूटेशन को ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।